और चाइना का जो रिएक्शन था वो तो एज यूजुअल हम सबको पता ही था कि वो पाकिस्तान की ही सपोर्ट करे। जब इंडिया के अंदर घुस के पाकिस्तानीज ने टारगेटेड किलिंग करी तब तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ भी नहीं कहा। एक भीगी बिल्ली जैसे अटैक करता है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया जो है जितनी बार भी अटैक करता है सबके सामने एक शेर की तरह दहाड़ के अटैक करता है। पर पाकिस्तान की ना ही इतनी हिम्मत है और ना ही इतनी औकात है। तो आपने अभी रिसेंटली न्यूज में देखा ही होगा कि कैसे इंडिया और फ्रांस की कितनी सारी डील्स चल रही हैं जिसमें वो राफेल जेट परचेज कर रहे हैं। And India is moving fast and furiously to cover its bases. On the military front, it is leaving no stone unturned to ensure that in a mortal combat, Pakistan stands no chance. A 64,000 crore Rafale marine fighter jet deal with France to boost naval air power. Big story at this time. India-France signed the game-changer Rafale deal. India and France today signed the mega 63,000 crore deal for buying 26 Rafale marine aircraft for the Indian Navy. यहाँ पर भेजा खाली है क्या है? भेजा क्या है? तो डील है 7.5 बिलियन की, मिलियन की नहीं, बिलियन की, बिलियन रुपीस की नहीं, बिलियन डॉलर्स की। तो जब मैंने न्यूज पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इंडिया के लिए। फिर मैंने कोशिश करी कि मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को समझाऊं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और लोग वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो यूजुअली करते हैं। सबका यही कहना था कि एयरक्राफ्ट तो हमने पहले भी ले रखे हैं फ्रांस से, तो इस बार ऐसा कौन सा नया तीर मान लिया, ऐसा कुछ क्या ही नया हो जाएगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर आज हमने डील साइन करी है तो कल की कल राफेल जेट जो है वो इंडिया में डिलीवर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। आज अगर हमने राफेल जेट्स की डील साइन करी है तो वो डिलीवर होंगे 2028 से 2030 के बीच में। तो फिर काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका पलखाम इंसिडेंट से क्या लेना देना। आइए समझ। तो आगे की वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे न्यू हो, जो कि आप हो क्योंकि हमारा चैनल भी न्यू है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मैं आपको सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बिना कुछ टेक्निकल ज्ञान में घुसे। और अगर आपको ये बात समझ में आएगी ना तो आप भी कहोगे हाँ भाई तू सही कह रहा है, ये एक मास्टर स्ट्रोक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि राफेल हमने दूसरी बार ऑर्डर करा है। पहली बार हमने ऑर्डर करा था 2016 में, जिसकी डिलीवरी हमें 2019 में मिली थी, वो भी अक्टूबर के महीने। पर अगर आपको याद हो तो बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक थी वो 2019 की फरवरी मंथ में हुई थी। मतलब तब तक हमारे पास राफेल जेट था ही नहीं, और अगर होता तो हमें पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं होती। राफेल जेट की कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि वो इंडिया की बॉर्डर्स पर रहकर ही 500 मीटर की रेंज तक शूट कर सकते। बेसिकली राफेल के पास क्रूज मिसाइल्स हैं, साथ ही साथ इतना मॉडर्न टेक है कि वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहते हुए भी 500 किलोमीटर तक की रेंज में शूट कर सकता है। इसीलिए राफेल इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड बोल रहा हूँ, फ्रांस या यूएस का नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड में बोल रहा हूँ। लेकिन इसे बैड लक कह लो या कुछ और, 2019 के स्टार्ट तक हमारे पास ये नहीं था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने मिराज एयरक्राफ्ट का यूज करा था। मिराज अपने आप में एक बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट है, लेकिन पुराने हो चुके हैं, मॉडर्न नहीं, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी। पर एयरक्राफ्ट कितना ज्यादा मॉडर्न और एडवांस है उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज और है, वो है कि उसे चला कौन रहा है। कई सारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स मिराज से भी बहुत कमाल कर लेते हैं। स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान को पता चला, वो सिर्फ बॉर्डर तक आए अपनी पावर का शो ऑफ करने, जो कि उनके पास कुछ ज्यादा है भी नहीं। जब वो बॉर्डर के पास आए तो हमारे एयरफोर्स के जेट्स हैं वो उन्हें चेस करने लगे, इंक्लूडिंग जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे वो भी उन्हें चेस करने लगे। अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 डिस्ट्रॉय करा, लेकिन उनका MiG-21 भी डिस्ट्रॉय हो गया। वो पीओके में लैंड कर गए, वहां की लोकल पब्लिक ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उसके बाद उनकी आर्मी ने उन्हें कैप्चर कर लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, अभिनंदन कितने भी अच्छे पायलट हो, वो सुपरमैन तो है नहीं कि अकेले ही पूरी पब्लिक से लड़ जाएंगे। ऑब्वियसली उन्होंने वहां पे सरेंडर कर दिया, जो कि एक बहुत स्मार्ट चॉइस थी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद पाकिस्तान ने उन्हें रिलीज भी कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ऐसा नहीं करा गया तो इंडिया रिटेलिएट करेगा। अब इसमें मजेदार बात यह है कि F-16 पाकिस्तान को यूएस ने दिया था, वो भी सिर्फ एक एग्रीमेंट पर कि पाकिस्तान कभी भी इसे इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए यूज नहीं करेगा। जब इंडिया ने कहा कि हमने पाकिस्तान का F-16 डिस्ट्रॉय कर दिया है तो पाकिस्तान ने बात मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती तो यूएसए की कंडीशंस का ही वायलेशन हो जाता, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता था। अब ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान उन देशों में से है जो भीख मांग के काम करता है, प्राइड के साथ लोगों से ट्रेड नहीं करता, सर झुका के भीख मांग के IMF की फंडिंग पे तो वो जिंदा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है इन सब चीजों का। तो चलिए अब वापस आते हैं इस डील पर, और ये मास्टर स्ट्रोक क्यों है ये समझते हैं। इंडिया ने हाल फिलहाल ही 7.4 बिलियन डॉलर्स की राफेल डील साइन करी है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 बिलियन के फॉरेन रिजर्व बचे हैं। तो ये बात सोच के देखो, इंडिया ने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, पाकिस्तान अपने सपनों में भी ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता, और अगर वो चाहे भी ऑर्डर देना तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। दूसरी तरफ यूएसए ने भी अपनी $131 की मिलिट्री सेल अप्रूव करी है इंडिया के लिए, जिसमें सॉफ्टवेयर, सर्वेलेंस, इक्विपमेंट्स और एडवांस टेक मिलेगा। अब इस डील के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको पाकिस्तान के खिलाफ कोई
कोई भी बड़ा एक्शन लेना है तो कंट्रीज जैसे कि फ्रांस और यूएसए ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे आपके खिलाफ में। जिसका एक सीधा सीधा फंडा मैं आपको बताऊं कि हम बिलियंस की डील आपसे कर रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ कैसे बोल दोगे। कोई अपने ही पेट पे तो लात नहीं मारेगा। और ये मैं सिर्फ आपको मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, इसका प्रूफ भी है। 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा था तो यूएसए और बाकी कंट्रीज ने इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस ने नहीं लगाए थे क्योंकि उस टाइम पर फ्रांस का इंटरेस्ट था इंडिया के साथ डिफेंस ट्रेड करने में। इसीलिए फ्रांस बिल्कुल चुप रहा, ज्यादा कुछ नहीं बोला उसने, ना ही सैंक्शंस लगा इंडिया के ऊपर। तो इस बड़े परचेज ऑर्डर से एक तरफ इंडिया ने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने साइड कर लिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रेशर में डाल दिया। इकोनॉमिक प्रेशर ऐसे कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बड़े बड़े जेट्स ऑर्डर कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी मिलिट्री इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर रहा हूँ, तेरे पास तो पैसा ही नहीं है, गरीब तू कैसे करेगा ऑर्डर, तू कैसे लड़ेगा हमसे। ये प्रेशर बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिना कोई एक्शन लिए ही सामने वाला अपने आप डर जाए आपसे। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो राफेल जेट्स अभी ऑर्डर करे गए हैं वो राफेल मरीन जेट्स हैं, नॉर्मल राफेल जेट्स से थोड़े अलग, जो स्पेशली आईएनएस विक्रांत के लिए बनाए गए हैं। अब ये आईएनएस विक्रांत क्या है मैं बताता हूँ। आईएनएस विक्रांत बेसिकली एक एयरबेस कैरियर है, एक चलता फिरता एयरबेस जो समुद्र में चलता रहता है। आप उस पर एयरक्राफ्ट लैंड करा सकते हो, वहां से एयरक्राफ्ट लॉन्च भी कर सकते हो। इंडिया के पास जब आईएनएस विक्रांत आया था 2022 में, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपने एक एयरबेस तो ले लिया लेकिन उसका यूज करने के लिए कंपेटेबल जेट्स नहीं थे आपके पास। हमारे पास जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है वो है सुकोई 30, लेकिन वो इतना बड़ा है कि वो आईएनएस विक्रांत पे लैंड ही नहीं कर पाता। हमने ट्राई करा उस पे मिग 29 चलाने का, लेकिन उसमें भी हम थोड़े फेल ही रहे। आउटडेटेड एयरक्राफ्ट है और बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है उसको चलाने के लिए। तो फिर आईएनएस विक्रांत का फायदा ही क्या जब हमारे पास कोई जेट्स ही नहीं है उससे लॉन्च करने के लिए। तो राफेल मरीन इसी चीज का सोल्यूशन है। इसमें अरेस्टर केबल होता है जो एयरक्राफ्ट को छोटी सी जगह में लैंड और टेक ऑफ करने में हेल्प करता है, और राफेल मरीन आईएनएस विक्रांत के साथ परफेक्टली कंपेटेबल है। इस डील के बाद हम सिर्फ पाकिस्तान को ही सिग्नल नहीं भेज रहे बल्कि हम चाइना को भी सिग्नल भेज रहे हैं कि हमारे पास भी मॉडर्न और एडवांस टेक जेट्स हैं, तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया ने बेसिकली करा क्या, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और उसे समझा दिया कि तू हमारे लेवल का कभी बन ही नहीं सकता। फ्रांस और यूएसए जैसे देशों को अपने साइड कर लिया, चाइना को भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग दे दी। आईएनएस विक्रांत को फाइनली एक कंपैटिबल जेट मिल गया और पूरे के पूरे वर्ल्ड को ये सिग्नल दे दिया कि हम भी किसी से पीछे नहीं है। ऊपर से यूएसए ने भी मिलिट्री टेक अप्रूव कर दिया इंडिया के लिए, जैसे सी विजन सॉफ्टवेयर जो ओशन में हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। साथ ही साथ इंडिया अब ये भी कंडीशन लगा रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान को कुछ दोगे तो तुमसे हम नहीं लेंगे। तो एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जियोपॉलिटिक्स है और ये इंडिया की एक मास्टर स्ट्रोक है। इस एक डिसीजन से इंडिया ने पाकिस्तान की दुखती रख पर हाथ रखा और साथ ही साथ चाइना को भी सिग्नल दे दिया। सो ये डेफिनेटली एक मास्टर स्ट्रोक तो है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास आज की डेट में क्या है, चाइना जो किसी
कोई इरादा नहीं था। अब इस सब में एक मजे की डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जिसमें से 2 तो राफेल भी हैं। इन बेवकूफ़ों को इतना ही नहीं पता कि राफेल जो है उसकी रेंज 500 किलोमीटर की होती है और वो अपनी बाउंड्री में रह के ही पूरे पाकिस्तान को उड़ा सकता है। हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने एक एयरक्राफ्ट का क्रैश जरूर रिपोर्ट करा है, लेकिन ये पाकिस्तानीज तो अपना कुछ भी एजेंडा चला रहे हैं। सुबह तक ये लोग सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट बोल रहे थे और दोपहर होते होते इनकी एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट 6 हो गई। और मुझे तो लगता है कि रात आते आते ये लोग बोलेंगे कि हमने इंडिया के 25-30 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए। इस सब के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ऐसा कहना था। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. अब ऑब्वियसली यूएस जो है वो कभी भी इंडिया की साइड फुली नहीं लेगा, उसको थोड़ी बहुत साइड पाकिस्तान की भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूएसए की जो इकोनॉमी है ना वो वॉर इकोनॉमी है। जब किसी कंट्री में वॉर होती है ना तब यूएसए पैसा कमाता है। जब वॉर होती है तो यूएस की इकोनॉमी बूम कर जाती है, अच्छे वार करता है, चुपचाप से अपने टेररिस्ट भेज देता है, लोगों को मार देता है। उसके बाद कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, हमें तो जानते ही नहीं इनको, हमें क्या पता कि ये लोग कौन है। एक भीगी बिल्ली जैसे अटैक करता है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया जो है जितनी बार भी अटैक करता है सबके सामने एक शेर की तरह दहाड़ के अटैक करता है। इंडियन गवर्नमेंट कभी भी इस प्रेशर में नहीं आती कि दुनिया उस पर क्या सैंक्शंस लगाएगी या क्या रिटेलिएशन होगा पूरे वर्ल्ड का। अगर हम अपनी जगह सही हैं तो हम वो एक्शंस लेंगे जो हमें नेसेसरी लगेंगे। पर पाकिस्तान की ना ही इतनी हिम्मत है और ना ही इतनी औकात है कि वो डायरेक्टली कभी सामने से वार कर पाए, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो सामने से वार करेगा ना तो वो कितनी बुरी तरीके से धूल चाटेगा। खैर, अभी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं आज ही ये वीडियो बना रहा हूँ और आज ही अपलोड कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि जो मॉक ड्रिल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है उसमें सब लोग बहुत ही ध्यान से अपने पूरे फोकस के साथ उसको समझे और जाने कि उसमें क्या होने वाला है, और आगे की कंडीशन अगर कुछ भी वर्स्ट होती है तो उसमें हमें क्या रिएक्ट करना है और कैसे बिहेव करना है। अभी का टाइम ऐसा है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कभी भी और चालू हो सकती है। अब ऑब्वियसली हम ये तो अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान की औकात नहीं है हमसे लड़ने की, लेकिन इस समय जो सिचुएशन चल रही है, जो हमने उसके 9 लोकेशंस पे अटैक करा है ना, तो वो थर-थर काँप चुका है। और मैं ये लिख के देता हूँ कि वो बदला लेने का प्लान ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारी इंडियन आर्मी और हमारी इंडिया की जनता हर तरीके के लिए तैयार है। अब भारत वो पुराना भारत नहीं है जिस पे तुम अटैक करके चैन की नींद सो सकते हो। अगर हमारा एक भी इंडियन सिविलियन मरेगा तो पाकिस्तान को उसकी भरपाई 10 गुना से करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो देख के कोई भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।